नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। वेलकम टू माय चैनल। इस्राएल पैलेस्टीन इश्यू, इसमें गलती किसका है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। हमें सहस्राब्दियों के इतिहास में खोजना होगा। ये रिलीजियस मिथ से भी जुड़ा हुआ है। हमारे देश में भी इस मुद्दे को देखने वाले दो पक्ष में आता है, एक जो इस्राएल का सपोर्ट करता है और दूसरा पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। लेकिन मैं इस मामले में किसी खास पक्ष के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इस मुद्दे के मूल कारण अब्राहम के समय से आते हैं, जो एक पौराणिक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 2000 बीसी वर्ष पहले जीवित थे। लेकिन अगर हम हाल के इतिहास पर नजर डालें तो इस संघर्ष का कारण वर्ल्ड वॉर 1 के बाद शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पैलेस्टीन पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर को हराया और इस प्रकार पैलेस्टीन का शासन ब्रिटेन के हाथ में आ गया। अगर हम यहूदियों यानी जूस की बात करें तो वे दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा सताए गए लोग हैं। यहूदी विश्वास के अनुसार इब्राहिम उनकी गोत्र का पिता है और जेरूसलम उनका वादा भूमि है। रोमन्स ने 60 बीसी में यहूदियों पर विजय प्राप्त की और इस्राएल पर आक्रमण किया। यहूदियों के सोलोमन टेम्पल को रोमन्स द्वारा 70 सीई में बर्बाद कर दिया गया था। तो जैसा कि हमने कहा, यहूदी लंबे समय तक रोमन सभ्यता के अधीन गुलामों की तरह थे। जब मध्य युग की बात आती है तो यहूदियों को ईसाइयों द्वारा अधिक सताया जाता था। ईसाइयों ने यहूदियों को क्यों सताया? ये यहूदियों द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने की उनकी धार्मिक कहानी के नाम पर था। अब जरा देखिए, एक धार्मिक कहानी के नाम पर एक पूरे समुदाय का शिकार किया गया। बाद में हम सभी जानते हैं कि हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया। हॉलोकॉस्ट और अन्य घटनाओं के दौरान हिटलर द्वारा लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए थे। और ऐतिहासिक काल से मुसलमानों और यहूदियों के बीच धार्मिक घृणा बहुत स्पष्ट है। इस तरह यहूदी लोग ये चाहने लगे कि उनका अपना एक देश होना चाहिए। 1920 के दशक से दुनिया भर के कई देशों इस मामले में इस्राएल का समर्थन करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और पैलेस्टीन ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन ने भारत सहित कई देशों पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया और इस दौरान दुनिया भर के यहूदियों की ओर से ब्रिटेन पर पैलेस्टीन में यहूदी राज्य स्थापित करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। दुनिया भर के कई देशों ने इस मुद्दे पर यहूदियों का समर्थन किया था। इससे पहले 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने पैलेस्टीन में एक यहूदी देश की स्थापना की घोषणा की थी, जो उस समय ऑटोमन रीजन था। इसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस संबंध में दुनिया के हर कोने से कई यहूदी लोग के माइग्रेशन हो रहे थे पैलेस्टीन में। एक्चुअली ये माइग्रेशन 19th सेंचुरी के अंत से ही शुरू हो चुके थे। इस तरह की ये यहूदी राष्ट्र की पुनर्स्थापना का ये मूवमेंट को सायनिज्म कहा जाता है। इसकी शुरुआत थियोडोर हर्ज़ल ने 1897 में की थी। यहूदियों के
जूइश कंट्री की इस डिमांड को बाद में यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार कर लिया और पैलेस्टीन के विभाजन एक वास्तविकता बन गया। 19 नवंबर 1947 में यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि पैलेस्टीन में ब्रिटिश मैंडेट को समाप्त करने का और पैलेस्टीन को अरबों और यहूदियों के लिए अलग भूमि के रूप में विभाजित करने का। हालांकि जेरूसलम पैलेस्टीन में था, इसे एक सेपरेट स्टेट के रूप में रखा गया था यूएन के द्वारा, क्योंकि ये जेरूसलम 3 सेमेटिक धर्मों क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम के लिए एक प्रमुख होली प्लेस था। लेकिन अरब कंट्रीज ने यूएन के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्ट्रांगली ओपोज किया कि अपने बीच एक यहूदी राज्य स्थापना करने का। 14 मई 1948 में जब इसराइल देश के अस्तित्व में आने के बाद कई अरब राष्ट्रों ने संयुक्त रूप से इसराइल के खिलाफ युद्ध शुरू किया। जो देश इसराइल के विरोध में लड़ रहे थे उन्हें अरब लीग के नाम से जाना जाता था। अरब लीग में वे कंट्रीज थे इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया और यमन। जब युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया ने सोचा कि इसराइल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सभी को चौंकाते हुए इसराइल ने अरब लीग को हरा दिया। इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे डेविड बेन गुरियन। एक्चुअली इसराइल ऐसे कंट्री होने से पहले ही इसकी नेबरिंग अरब नेशन से इस तरह की एक आक्रमण को एंटिसिपेट किया और इस वार की तैयारी कर रहा था। जब जंग खत्म हुई तो इसराइल ने उस एरियाज को भी ऑक्युपाई किया जो यूएन रेजोल्यूशंस की वजह से पैलेस्टीन को होना चाहिए था, और गाजा स्ट्रिप पर इजिप्ट ऑक्युपाई किया और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन भी ऑक्युपाई किया। हालांकि अरब लीग की सभी देशों ने युद्ध हार गए, लेकिन केवल पैलेस्टीनी लोगों को ही इसके लिए झेलना पड़ा। इस युद्ध में लगभग 7 लाख पैलेस्टीनी लोगों ने अपने घर खो दिया और रेफ्यूजीज बन गए। हर साल 15 मई को पैलेस्टीनियों के इस समूह की पलायन की याद में नक्बा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 1967 में अगला अरब इसराइल वार शुरू हुआ। यह 6 दिन का जंग था। इस युद्ध में सीरिया और इजिप्ट ने इसराइल पर 2 ओर से आक्रमण किया। युद्ध के शुरुआती दिनों में यह बात फैल गई कि इसराइल का पतन हो गया है। इसका न्यूज़ सभी अरब देशों में रेडियो द्वारा फैलाया गया, लेकिन 6 दिन बाद उन सभी को इसराइल की जीत की खबर स्वीकार करनी पड़ी। इस वॉर के दौरान इसराइल ने गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, सीनाई पेनिनसुला और ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1978 में इजिप्ट और इसराइल के बीच एक शांति संधि पर साइन किए गए। इजिप्ट प्रेसिडेंट अनवर सादत और इसराइल प्राइम मिनिस्टर मेनाहेम बिगिन ने अमेरिका की मध्यस्थता में शांति समझौता पर साइन किए गए। इसे कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं। कैंप डेविड अकॉर्ड के अनुसार इसराइल ने सीनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया। इसके बदले में इजिप्ट ने इसराइल को ऐसे कंट्री के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद 1993 में इसराइल सरकार और पीएलओ ने ओस्लो अकॉर्ड्स पर साइन किए। पीएलओ या पैलेस्टीन लिबराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में स्थापित हुई थी और पीएलओ का फंडा था लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। 1993 में जब ओस्लो अकॉर्ड्स पर साइन किए गए
तब पीएलओ के लीडर थे यासिर अराफात। ओस्लो एकॉर्ड्स इसराइल और पैलेस्टीन के बीच एक पीस टॉक्स का शुरुआत किया। ओस्लो एकॉर्ड्स के परिणाम में स्टेट ऑफ इसराइल को रिकग्निशन मिला पीएलओ की तरफ से, और पीएलओ को पैलेस्टीनियन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इसराइल की तरफ से भी रिकग्निशन मिला। ओस्लो एकॉर्ड्स एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को क्रिएट कर दिया, जिसको लिमिटेड गवर्नेंस थे वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर। एक तरफ पीस टॉक्स चल रही थी, दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस भी स्ट्रांग हो रहे थे इसराइल और पैलेस्टीन में। 1995 में इसराइल की प्रधानमंत्री इस्ताक रबीन की ज्यूस मिलिटेंट्स द्वारा हत्या कर दी गई। ज्यूस एक्सट्रीमिस्ट उससे नफरत करते थे क्योंकि उसने पैलेस्टीन के साथ पीस टॉक्स शुरू की थी। पैलेस्टीन में भी एक्सट्रीम्स ग्रुप थे जो बढ़ रहे थे, जिन्हें हमास कहा जाता था। हमास को राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट का सपोर्ट भी मिला था, क्योंकि हमास ने पीएलओ को ब्लेम कर रहे थे इसराइल के साथ सॉफ्ट अप्रोच करने के लिए। हमास का इरादा था इसराइल को पूरी तरफ से एलिमिनेट करने का। हमास एक राष्ट्र के रूप में इसराइल का अस्तित्व नहीं चाहते थे। 2000 के बाद पैलेस्टीन और इसराइल के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन इस बार पैलेस्टीन के साथ संबंध कोई अरब नेशंस नहीं थे। ये संघर्ष बेसिकली रिलीजियस कारणों से हुए थे। ये तब शुरू हुआ जब इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शारोन ने 28 सितंबर 2000 को अल अस्का मस्जिद का विजिट किया। उस समय एरियल शारोन केवल एक पार्टी लीडर थे। अल अस्का मस्जिद, जो जेरूसलम में स्थित है, इस्लाम में तीसरा सबसे हॉलीएस्ट प्लेस है। इसलिए एरियल शारोन के इस विजिट के बाद पैलेस्टीन के लोगों के कई प्रोटेस्ट हुए। 5 साल की अवधि में बहुत दंगे और विरोध प्रदर्शन हुए, और ये केवल 2005 में समाप्त हो गया था, जब गाजा से इसराइल सैनिकों की पार्शियल विड्रॉवल हुई थी। अब हम देखते हैं कि ये रिसेंटली क्या हुई थी इसराइल और पैलेस्टीन के बीच। ये 2021 मई में ईस्ट जेरूसलम के पास एक प्रोविंस है, इसका नाम है शेख जरा। ये इसराइल के कंट्रोल में है। शेख जरा में कई पैलेस्टीन फैमिलीज रहते हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार इसराइल ने उस पैलेस्टीन परिवारों को इवैक्यूएट करने की कोशिश किया। इसराइल की इस कार्रवाई के कारण कई पैलेस्टीनियों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ज्यूस और पैलेस्टीनियों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। पैलेस्टीनी लोगों ने इसराइल पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद इसराइल पुलिस ने 10 मई को मुस्लिम हॉली प्लेस अल अस्का मस्जिद पर हमला किया। इस घटना में करीब 300 लोग घायल हो गए। इसके जवाब में हमास ने गाजा स्ट्रिप से इसराइल पर रॉकेट फेंकना शुरू कर दिया। ये तो सिर्फ 1 या 2 रॉकेट्स नहीं थे। इसराइली डिफेंस फोर्स की आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार 1700 से अधिक रॉकेट्स थे। इसराइल ने हमास से आने वाली इन रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। वो है आयरन डोम। आयरन डोम 70 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाली रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि इस आयरन डोम के वजह से 95% रॉकेट्स हवा में नष्ट हो जाते हैं,
कुछ छूट जाते हैं और इस्राएली भूमि और घरों में हिट हो जाते हैं और कई बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। जरा सोचिए कि अगर इसराइल के पास ऐसे रॉकेट्स की नष्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं होती, तब हम इतिहास के सबसे बड़े मानव नरसंहार को देख चुके होते। इसराइल ने भी एयर स्ट्राइक्स और जमीनी युद्ध के साथ इसका कड़ा जवाब दिया। इन हमलों और पलटवारों ने दोनों पक्षों को व्यापक क्षति पहुंचाई और मानव जीवन की कीमत चुकाई। हमले में मारे गए लोगों में एक भारतीय नर्स सौम्या भी शामिल थी। इसराइल एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स सहित हथियारों का एक बड़ा कलेक्शन है। हालांकि ये अच्छी बात है कि वे इस तरह के सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि इन सभी मामलों में इसराइल को पूरी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यूएन सहित कई देशों ने इसराइल पर पैलेस्टीनियन के साथ हुए ह्यूमन राइट वायलेशंस का आरोप लगाया है। अपनी ही जमीन से लोगों को निष्कासन करना कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? एक्चुअली यही हुआ था पैलेस्टीनियों के साथ। हमास शायद एक आतंकवादी संगठन हो सकते हैं, लेकिन पैलेस्टीनियन लोगों को वे जस्टिस नहीं मिला हिस्ट्री में जिसके वे डिजर्विंग थे। और अब हम इस मामले में अपने अंतिम प्रश्न पर पहुंचते हैं। ये इसराइल पैलेस्टीन मुद्दे पर हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, हु इज इनोसेंट एंड हु इज गिल्टी? मेरी राय में इनोसेंट वे लोग हैं जो इसराइल और पैलेस्टीन में रहते हैं, जो सिर्फ एक व्यवस्था के गुलाम है, और गिल्टी वो व्यवस्था है जिसका नाम है रिलीजन, रिलीजन एंड रिलीजन। बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होंगे। वे कहते हैं कि ये पॉलिटिकल रीजन है, मगर ये पॉलिटिकल रीजन रिलीजियस रीजन से ही आया हो भाई। अरब लीग नेशंस द्वारा ये वॉर शुरू किया गया था और वे अब पिक्चर में ही नहीं है, और आज उस युद्ध का कॉन्सिक्वेंसेस बेचारे पैलेस्टीनियों को भुगतना पड़ रहा है। अरब नेशंस ने इसराइल पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि एक यहूदी राज्य उनके पड़ोसी देश के रूप में आए। सो दैट वाज अ रिलीजियस इश्यू देन ए पॉलिटिकल इश्यू। और अब हम इसराइल की बात करें तो यहूदियों ने अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए पैलेस्टीन को क्यों चुना? कई राष्ट्र यहूदियों को यहूदी राष्ट्र बनाने के लिए जमीन देने को तैयार थे। अफ्रीका, अर्जेंटीना, अमेरिका और कनाडा ने यहूदियों के लिए जमीन की पेशकश की थी। फिर भी सायनिस्ट लीडर्स ने ऐसा ऑफर्स रिजेक्ट कर दिया था और पैलेस्टीन जाने का फैसला किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने यहूदी स्क्रिप्चर्स के अनुसार काम किया। ज्यूश स्क्रिप्चर्स तौरा और तनाक में कनान देश के बारे में बहुत सारे मेंशन किए हैं। हम जानते हैं यहूदियों की ईश्वर है याहवे, और ये कैनान देश यहूदियों के लिए एक प्रॉमिस्ड लैंड है याहवे की ओर से। और जियोग्राफिकली ये कैनान देश अब पैलेस्टीन में है। इससे हम समझ सकते हैं कि इन सबके पीछे धार्मिक कारण है। आज हम अपने आसपास जो भी वायलेंस देखते हैं, उनका मूल कारण रिलीजन है। इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में हम ऐसे क्योट्स या उदाहरण देख सकते हैं जो यहूदियों पर हमला करने के लिए कहते हैं। इसी तरह
हम जूविश स्क्रिप्चर्स में भी देख सकते हैं उदाहरण जो बताता है कि जेंटाइल्स पापी हैं। जेंटाइल्स मतलब नॉन जूस, और जब भी आवश्यक हो उन पर हमला करें। इस प्रकार के उदाहरण सभी धार्मिक ग्रंथों में बहुत कॉमन है, और ये तो बड़ी गलती की बात ही नहीं है, क्योंकि आज के सभी धर्म हजारों साल पहले बने थे, जब उस समय के लोग नोमैडिक ट्राइब्स थे। उस समय ट्राइबल वॉरफेयर्स और किलिंग्स बहुत आम बात थी। लेकिन आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आज हम ईश्वर को पुकारे बिना या धार्मिक किताबें पढ़े बिना जितने दिन चाहे जी सकते हैं। लेकिन एक दिन के लिए अगर हमारे पास मोबाइल फोन नहीं रहा तो हमारी सारी प्लान्स, सारी काम खत्म हो जाएगी। तो आज कोई ईश्वर या देवता नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी है जो हमारे जीवन को चलाती है। मानव इतना आगे बढ़ गया, लेकिन उनके धर्म आज भी प्राचीन काल में जीवित है, और ये सारे धर्म मानव को आधुनिक काल से प्राचीन काल की ओर खींच रहे हैं। इसलिए ये कहना पड़ेगा कि ये सभी धर्म आधुनिक मनुष्य के लिए एक लायबिलिटी है। अगर रिलीजन्स के इंटरवेंशन नहीं है तो ये इस्राएल पैलेस्टीन संघर्ष को बातचीत के माध्यम से आसानी से हल किया जा सकता है। यह कहने के बाद मैंने बस कश्मीर मुद्दे का भी मेंशन करने को सोचा। आप लोग जरा ऐसा एक सिचुएशन सोचिए कि इंडिया और पाकिस्तान के सभी लोगों ने अपना धर्म, अंधविश्वास, रिलीजन सब छोड़ दिया, तो क्या कश्मीर में कोई समस्या होगी? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संघर्ष होगा? क्या हमारा कोई सैनिक मरेगा? इसके बारे में आपका क्या राय है, जरा कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसे कि मैंने पहले कहा, इस चैनल के वीडियोस में आपको इस दुनिया के अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।